बेसिकली दिस वाज द क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था, एंड ये इस साल के मेंस में आया था। दिस वाज फॉर 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। किसी को कोई डाउट इन दिस क्वेश्चन में? आई होप आपको पता है क्या लिखना है इसके अंदर। एनी डाउट इन दिस? राइट, ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। बेसिकली क्या मैप बनाना है। ओके, सर्कम पैसिव बिल्ड आपको पता है, पैसिव रिंग ऑफ फायर, और वहाँ पे जियोफिजिकल फीचर्स के ब्रॉड टर्म। तो हमने वहाँ पे क्या क्या बताना है? माउंटेन्स, वॉल्केनोस, देन अर्थक्वेक के बारे में बताना है, और प्लेट की डिस्ट्रीब्यूशन, यही फीचर्स हमने किए थे। देन फ्यू आइलैंड्स की मार्क कर देना। देन जहाँ जहाँ पे डाइवर्जेंट हो रही है वहाँ पे क्या है? मिड ओशियनिक रिजेस है। आइलैंड्स मार्क कर दिए, प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन्स, ये मार्क करने हैं। अबाउट मिड ओशियनिक रिजेस डोंट वरी, अभी हम ओशियनोग्राफी करेंगे तो उसमें एक मैप आता है, पर वैसे भी आप कर सकते हो। जहाँ पे प्लेट्स का मैप होएगा तो आपको पता है जहाँ पे डाइवर्जेंट हो रही है वहाँ पे मिड ओशियनिक रिज फॉर्म हो रही है। ओके, क्लियर? तो बेसिकली आपको बस यही मेंशन करना था इस। ओके, क्लियर? तो देखो, अब आपके लिए चैलेंज क्या था? आपको 150 वर्ड्स में सब कुछ लिखना है, तो आपको बहुत स्मार्टली लिखना है। तो स्मार्टली कैसे लिख सकते हो? इंट्रोडक्शन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे मेंशन कर दो, एंड से कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हेल्प्स इन डिसाइफरिंग और इट हेल्प्स इन गेनिंग नॉलेज अबाउट जियोफिजिकल फीचर्स। फिर आप मैप बना दो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो एंड मिनिमम वर्ड्स में। ओके, अदरवाइज क्या करोगे? माउंटेन्स उसके अलग से पीटीटी बताओगे, वोल्केनोस अलग से पीटीटी बताओगे। इससे अच्छा एक ही कॉमन एक पीटीटी इंट्रोडक्शन दे दो, एंड देन माउंटेन्स का अलग मैप बना दो, वोल्केनोस का अलग मैप बना दो, प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन का। या फिर एक ही मैप में आप माउंटेन्स वोल्केनोस भी शो कर सकते हो। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, कैसे आप टाइम बचाना चाहते हो मिनिमल वर्ड्स में। ओके, सो दिस वाज बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स थे, राइट? ओके, तो किसी को कोई एनी डाउट इन जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक अभी तक जितना हमने पढ़ा है? एनी डाउट? आपको रिवीजन टाइम भी दिया था 2 days, तो कोई भी डाउट? एनी डाउट इन जियोमॉर्फोलॉजी? कोई तो रिप्लाई कर दो। ओके, तो बेसिकली अंडरस्टैंडेबल था आपको? ओके, ओके, तो यही था बेसिकली, जितना मैंने कराया उतना अच्छे से कर लेना। यही आना है, यही पूछेगी यूपीएससी अगर पूछेगी। क्वेश्चन आपने देख लिया कैसा क्वेश्चन आता है जियोफिजिकल, ब्रॉडर क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आएगा, अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है मेंस में जो नहीं समझ आ रहा, आपको नया टॉपिक लग रहा है, तो छोड़ देना और वो समझ लेना वो ऑप्शनल लेवल का क्वेश्चन था, यूपीएससी ने जीएस में पूछ लिया। ओके, वो छोड़ देना। यूजली होता है ऐसे, कोई पॉलिटी पबैट का ऑप्शनल का क्वेश्चन होगा, वो यूपीएससी जीएस 2 पेपर में पूछ लेगी। ज्योग्राफी का कोई ऑप्शनल लेवल का क्वेश्चन होगा, वो जीएस 1 में पूछ लेगी। ऐसे यूपीएससी करती है, हिस्ट्री में भी ऐसी करती है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका ऑप्शनल नहीं है ये, तो उनको क्वेश्चन बस बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितना पता है उतना ही लिखना है। अगर नहीं भी पता छोड़ सकते हो। 20 क्वेश्चन है, उसमें से 19 क्वेश्चन तो हम आते हैं। ओके, पर जितना कराया वो बेसिक है, उतना ही हमें पढ़ना है, उतना ही चाहती है यूपीएससी पढ़े। ओके, तो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने किया था स्फीयर्स ऑफ अर्थ, या फिर अर्थ के जो कंपोनेंट्स थे। एक था लिथोलॉजी, लिथोस्फीयर,
लिथोस्फीयर के बारे में हमने किसमें पढ़ लिया, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। देन वी एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर को हम कैसे पढ़ते हैं, अंडर क्लाइमेटोलॉजी। देन थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर, उसको हम पढ़ते हैं अंडर ओशियनोग्राफी। एंड थर्ड इज बायोस्फीयर, ये आते हैं अंडर टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, देन मैंने कहा था एडिशनली एक और हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इसी स्फीयर को, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड लास्ट के अब नया इमर्ज हो रहा है ह्यूमंस का, तो इसके रिलेटेड आगे ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद atmosphere part, climatology. Okay, so climatology is nothing but study of atmosphere. Okay, clear? Okay, climatology. So basically पहले आपको थोड़े बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए. I'll ask you, अगर वो नहीं पता होंगे तो मुझे बता देना, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. आई होप आपको, एक सेकेंड, लाइक जैसे आपके घर का एड्रेस होता है तो हम कैसे लिखते हैं, हाउस नंबर समथिंग सेक्टर एंड देन सिटी नेम, राइट? अगर चंडीगढ़ का देखें तो वो सेक्टर, हाउस नंबर 1 सेक्टर 1 चंडीगढ़, ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे घर हाउस को. सिमिलरली इन केस ऑफ अर्थ, राइट, अर्थ हमें पता है किस शेप में, जियोइड शेप, यहाँ से थोड़ा बल्ज है, ओके, ऐसे बल्ज है, और यहाँ से थोड़ा फ्लैट है, तो एक्चुअल सर्कल नहीं है, थोड़ा सा जियोइड शेप है अर्थ का. ओके, तो अर्थ के ऊपर हमें कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो फॉर फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑन द अर्थ, तो हम दो कॉन्सेप्ट्स लेके आए, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स. आई होप आपने 6th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने कहा था आप सबको पढ़ने के लिए, राइट? तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स बेसिकली क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स आर नथिंग बट, देखो, सेंटर से एक सर्कल बनाओ, देखो एक स्फीयर है ये, तो 3D इमेज इमेजिन करो. ओके, सो दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. ओके, which is basically dividing earth into two halves. Okay, so now we have, one second, just a second please. Okay, हाँ जी. So this is equator. Then अगर हम इसी लाइंस ड्रॉ करें पैरेलल टू द इक्वेटर, ओके, तो वो भी एक सर्कल बन रहे हैं, राइट? Okay, so these lines parallel to equator are known as parallels of latitudes. एंड हम लैटिट्यूड्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, सेंटर से जो इक्वेटर है उसके सेंटर से अगर हम इस लाइन पे लैटिट्यूड वाली लाइन पे हम एक लाइन ड्रॉ करें, ओके, सेंटर है, तो ये जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड. तो एवरी लैटिट्यूड हैज इट्स ओन एंगल. तो अगर इसी लाइन में इसी सेंटर से अगर इक्वेटर को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, 0 डिग्री. और इसी पॉइंट से अगर हम पोल से ज्वाइन कर दे तो क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री. तो पोल 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, सिमिलरली 90 डिग्री. तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, इक्वेटर के अबव नॉर्थ, नीचे साउथ. सो पोलर हो गया 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गया 90 डिग्री साउथ. ओके, तो सिमिलरली देन वी, तो ऐसी कुछ आइडेंटिफाइड लैटिट्यूड लाइंस है फेमस. ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी तो आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में. ओके, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा तो 23.5 डिग्री
हाँ जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन सिमिलरली 23.5 डिग्री ये नॉर्थ है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन वी हैव 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली 66.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। देन 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। एंड देन यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, सो दीज आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। बेसिकली ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होएगा। बेसिकली इक्वेटर मतलब बेसिकली 23.5 डिग्री और इसके बीच में जो एरिया होता है अर्थ पे, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया। देन वी हैव ये वाला एरिया 66.5 और 23.5 के बीच में नॉर्थ एंड साउथ, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट। एंड 66.5 एंड पोल के बीच में इसको हम बोलते हैं सबपोलर एरिया। सबपोलर एंड फिर बिल्कुल पोल पे पोलर एरिया। ओके, तो ये टर्म्स बहुत यूज होगी। ओके, तो ये टर्म्स बहुत यूज, तो ये प्लीज गेट यूज टू सच टर्म्स। टॉरिड जोन भी यही होता है, जो ट्रॉपिकल एरिया होता है उसको भी हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ओके, ये टेम्परेट जोन, टेम्परेट वाला, और जो ये सबपोलर वाला रीजन है 66.5 और पोलर के बीच में, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मीन्स ठंड। ओके, डोंट वरी, ये टर्म्स भी आएंगे आगे, पर जो बेसिक जो हम लेमन टर्म यूज करते हैं ये करते हैं ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सबपोलर, पोलर। ओके, सो दीज आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। सिमिलरली वी हैव मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। ओके, तो सपोज ये सेंटर, इस पोल से लेके इस पोल तक एक सर्कल बनाओ, सो दिस इज नोन एज लॉन्जिट्यूड। तो हमें अभी हमें एक ही फेस दिख रहा है, पर इसके बैक साइड भी एक फेस होगा, 3D इमेज है, राइट। तो दीज आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, और एक सर्कल बना रहे हैं। सिमिलरली आप सर्कल पे 2 पॉइंट फिक्स कर दो, तो यू कैन मेक मेनी सर्कल्स। एक ऐसा सर्कल क्रिएट हो सकता है, एक ऐसा सर्कल क्रिएट हो सकता है, राइट। एक ऐसा सर्कल क्रिएट हो सकता है, सो यू कैन क्रिएट मेनी सर्कल्स, राइट। तो ऐसे इमेजिन कर लो, इसी 2 पॉइंट्स के आसपास आपने ऐसी लाइंस ड्रॉ की, ओके। और अब देखो ये वाली एक लाइन है, हमें ये वाला फेस दिख रहा है, तो उसके बैक साइड भी एक ऐसी एक लाइन होगी, तो एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। सो सच लाइंस आर बेसिकली नोन एज लॉन्जिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स, एंड एवरी लॉन्जिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, बिकॉज ये क्या बना रही है, एक सर्कल ही क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर, longitudes. So basically now what we do, we basically use these two concepts. अगर एक लोकेशन है तो देखो उस लोकेशन को एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड पे होएगा, पैरेलल लैटिट्यूड। सिमिलरली मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड पे होएगा। तो हम यहाँ पे कैसे लोकेट कर रहे हैं, तो देखो लैटिट्यूड के केस में हमने कैसे यूज किया था, नॉर्थ एंड साउथ। और इसके केस में हम कैसे यूज करते हैं, बेस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। एक जो सेंटर हमने लाइन चूज कर ली कोई भी, ओके, उसको हमने मान लिया 0, तो उसके वेस्ट साइड होएगा तो वेस्ट, इस साइड वाली लाइन्स होंगी सारी ईस्ट वाली, ओके। तो ये लोकेशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, नॉर्थ या साउथ। अगर इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ, एंड साथ साथ एडिशनल लॉन्जिट्यूड की टर्म में क्या होगा, अगर सपोज ये सेंटर लाइन है जो हमने चूज किया है, ओके, तो ये इसके ईस्ट साइड पे है तो ईस्ट, ओके। तो ऐसे हम लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो बेसिकली कैसे डिवाइड कर दिया हमने, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ, एंड ये इस लाइन के वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ऐसे हम अर्थ की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स। एंड बेसिकली हम लॉन्जिट्यूड, हमने एक फिक्स लाइन हमने की हुई है लॉन्जिट्यूड की,
जिसको हम बोलते हैं GMT। बेसिकली एक ग्रीनविच एक एरिया है इंग्लैंड में, वहाँ से पास करती है। ओके, जो एक लाइन है ये एक लोकेशन से पास करती है ग्रीनविच। ओके, एंड देन सिमिलरली जो इंडिया का आपने देखा होगा, इंडिया के मोस्ट ऑफ द केसेस हम ऐसे लिखते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT प्लस 5:30 है, आपने देखा होगा। तो इंडिया की जो इंडियन बेसिकली जो ये लॉन्जिट्यूड लाइन है इसको हम टाइम के लिए यूज करते हैं। कैसे, देखो दिस इज लाइन। अब हमें पता है अर्थ अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ओके, यहाँ सन है। ओके, एंड अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अर्थ क्या है 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, कितने टाइम में 24 आवर्स, राइट। तो अगर इसको डिवाइड करें तो हम क्या आता है 15 डिग्री 1 आवर में। ओके, सो अब देखो, अब ये पॉइंट सन को फेस कर रहा है, ये ऐसा कर्व स्ट्रक्चर है, ये वाला फेस अभी सन को फेस कर रहा है। सपोज दिस इज इंडिया और इंग्लैंड अभी यहाँ पे है, तो इस पे ये अभी सन को फेस नहीं करता, तो यहाँ पे डार्क है एंड यहाँ पे सनलाइट है। तो टू एस्टैब्लिश प्रॉपर टाइम बिटवीन दीज कंट्रीज, ताकि कंफ्यूजन होए, तो हम इसलिए यूज करते हैं GMT का कॉन्सेप्ट। तो हमने GMT को मान लिया है, जो इंग्लैंड से पास करे वो 0 डिग्री, तो वहाँ पे अभी सपोज अभी 12 AM हो है। ओके, तो इंडिया, तो हमने मेजर किया जो लॉन्जिट्यूड से हमें पता है कैसे है, आफ्टर एवरी 15 डिग्री 1 आवर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर 0 से अगर हम 15 डिग्री जा रहे हैं आगे, तो क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, अगर 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 इस लाइन पे 12 AM है, तो 15 डिग्री अहेड पे क्या होगा 1 AM, बिकॉज बिकॉज कैसे रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, राइट। तो अभी जहाँ पे सनराइज होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा टाइम होएगा, और जो पीछे है वहाँ पे कम टाइम होएगा, राइट। तो 30 डिग्री अहेड होएगा तो 2 आवर्स अहेड। तो सिमिलरली जो इंडिया है, इंडिया एक्चुअली GMT से इट इज़ अहेड ऑफ 82.5 डिग्री, इतने अहेड है। अगर हम देखिए जैसे मैप में दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये वर्ल्ड मैप है, प्राइम मेरिडियन ऐसे जा रही है, दिस इज प्राइम मेरिडियन। ओके, तो यहाँ पे क्या टाइम है, वी हैव 12 नून। पर इंडिया कहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, इंडिया कौन सी लाइन पे है, इंडिया इज इट, ये जो है ये बेसिकली 75 और 90 के बीच में है, तो 82.5 डिग्री अहेड है इंडिया, ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। सो व्हाट इज हैपनिंग, सन आ रहा है, तो इंडिया में सन पहले आएगा देन एज कम्पेयर टू दिस इंग्लैंड एरिया। सो व्हाट इज हैपनिंग, तो इंडिया कितने 82.5 डिग्री है, तो अगर 82.5 को 15 डिग्री से डिवाइड करें तो क्या आता है 5.5 समथिंग बनता है। और हमें पता है 15 डिग्री 1 आवर, तो 5.5 टाइम्स क्या हो रहा है 5.5 आवर्स। तो इंडिया क्या है GMT से 5.5 आवर्स अहेड है। ओके, तभी आपने देखा जैसे सिंगापुर, अगर आपने इंग्लैंड में कॉल करनी होती है तो आप हमेशा देखोगे अच्छा इंडिया में क्या बजे 5 बजे है, तो वहाँ पे कितने, इंडिया में 5:30 बजे, सॉरी इंडिया में 5:30 बजे, तो वहाँ पे 5 बजे, तो आप 5.5 आवर्स कम करोगे। पर अगर इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ऑस्ट्रेलिया अहेड है, पर जो इंग्लैंड है वो पीछे है। ओके, सो दिस इज हाउ GMT इज यूज टू कैलकुलेट टाइम। एनी डाउट इन दिस, कैसे हम, तो इंडिया का बेसिकली जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू GMT प्लस 5:30। तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट होता है, क्लियर। यस, वो उस पर आ रहा हूँ मैं अभी, देखो उस चीज पे भी आ रहा हूँ मैं, वो उस पर भी आ रहा हूँ। ओके, ये क्लियर, टाइम जोन्स। देन अब ये देखो, अब ये वाली अगर 12:09 है जो इंग्लैंड से पास कर रही है GMT, तो जो उसके बैक साइड वाला सेमी सेमी सर्कल होएगा, अब वो क्या होएगा वहाँ पे, अगर इस पे 12 AM है तो वो 12 आवर्स अहेड होएगी, 12 PM होएगा। अगर ये 12 PM है तो वहाँ पे 12 AM होएगा। सो वट इज, तो जो बैक साइड लाइन है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो बेसिकली जो ये 12 नून है, तो इसके बैक साइड वाली यानी जो इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर हम वर्ल्ड पे मैप करें, वो ऐसे कुछ है। ये हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है, हमने स्ट्रेट इसलिए नहीं बनाई, अगर स्ट्रेट बनाते तो देखो ये रशिया के 2 पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है, तो एक ही कंट्री में यहाँ से लाइन डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे अलग डेट, यहाँ पे अलग डेट होगी,
तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ी जिगजैग बना ली ताकि ये पूरा आइलैंड एक ही साइड पे हो डेट लाइन के. सो वी हैव जिगजैग इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, ऐसा कुछ है. सो व्हाट इज हैपनिंग, अब देखो इस लाइन के देखो, इस लाइन की इस साइड देखो AM है, इस साइड PM है. तो मतलब यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे अभी भी पुराना प्रीवियस डे है. ओके, सो बेसिकली ऐसे होता है बिकॉज अर्थ कैसे मूव करे, वेस्ट टू ईस्ट, राइट. तो जब यहाँ पे खत्म होएगा तो ये कौन सी का 20th जैन होगी. पर जैसे ही इस लाइन वाला एरिया आएगा, ये सन को फेस करेगा तो यहाँ पे 21st जैन होगी. तो एकदम से जैसे हम इस लाइन को क्रॉस करते इस साइड आते ईस्ट साइड, तो सो व्हाट हैपेंस, डेट इंक्रीजेस. और अगर हम यहाँ से वापस इधर जाएंगे तो डेट डिक्रीज होगी 21 से 20. ओके, क्लियर. बेसिकली हम ये मानते हैं कि जैसी ये वाली एज साइड सन को फेस करती है तो मतलब अर्थ पे न्यू डे स्टार्ट हो गया. तो अब देखो जब ये पूरा रोटेट होएगा, ये वाला आएगा, फिर ये वाला एरिया फेस करेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एंड में जाके फेस करेगा, राइट. तो इसका नया न्यू डे स्टार्ट हो रहा है, इसका एंड होएगा डे, क्योंकि अर्थ कैसे रोटेट करिए, वेस्ट टू ईस्ट. क्लियर. एनी डाउट इन दिस. तो बेसिकली 12 मिडनाइट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ पे एंड हो रही है. ये सेम लाइन है, तो अर्थ को हमने बेसिकली स्फीयर को खोल दिया. एनी डाउट इन दिस, इस कॉन्सेप्ट में, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड दिस कॉन्सेप्ट, IST GMT कॉन्सेप्ट. ओके, तो इंडिया का अब देखो, अगर इंडिया का मैप देखें, अब देखो जो इंडिया की, देखो ये फिगर्स आपको पता होनी चाहिए. जो इंडिया की जो वेस्ट मोस्ट है एज, वो है 68 डिग्री ईस्ट पे और ये 97 डिग्री ईस्ट. तो अगर हम बनाए ये GMT, राइट, GMT जो हमने जीरो इज्यूम किया है, तो इंडिया का इसके ईस्ट साइड पे है यहाँ पे की. तो उसका जो वेस्ट मोस्ट एज है इंडिया का 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट. तो अगर हम देखिए ऑलमोस्ट 30 डिग्री का स्पैन है. तो 15 डिग्री मीन्स 1 आवर. तो मतलब इस एरिया और इस एरिया में एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए. पर हमने इंडिया में हमने क्या किया, हमने इसी कोई इसका जो मिड पॉइंट हमने कंसिडर किया 82.5, और इसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं IST. पर एक्चुअल में क्या होएगा, देखो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर हम सन के हिसाब से चले तो इंडिया ऐसे है. तो देखो ये वाली एज इंडिया सन को सबसे पहले फेस कर रही है और ये वाली बाद में. तो मतलब एक्चुअल में सन के हिसाब से कैसे होता है, सन ऐसे मूव कर रहा है अर्थ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, राइट. तो सन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये वाले टाइम पे अर्ली मॉर्निंग हो रही है. अगर सन यहाँ पे रीच कर गया, सनराइज हो रहा है तो 5 AM, राइट. पर पर हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वहां पे सन अभी क्या कहते हैं, वहां पे अभी सन 1 घंटे बाद आएगा. तो वहां पे अभी टाइम क्या है, 1 आवर पीछे है, 15 डिग्री बैक, 15 डिग्री पीछे अभी यहाँ पे 4 AM हुआ है, राइट. पर यहाँ पे सनराइज हो चुका है, तो यहाँ पे अभी अंधेरा है और यहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा है. यहाँ पे आफ्टर 2 आवर्स सनराइज होएगा. तो देखो कितनी प्रॉब्लम आएगी लोगों को. हम चल रहे इस टाइम के अकॉर्डिंग, जो यहाँ के लोग रहते हैं उनको फायदा हो रहा है क्योंकि जैसे सन आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है. इस 5 AM सनराइज हो रहा है, 12 PM पे नून होएगा जब सन वो होता है, ओवरहेड होता है, एंड देन 4 PM के अराउंड सनसेट होना स्टार्ट हो जाएगा. पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 1 घंटे पहले ही सनराइज हो चुका है. पर ये चल रहा है, जो इसका टाइम क्लॉक सेट है वो किसके अकॉर्डिंग सेट है, इसके अकॉर्डिंग, नॉट एज पर द सन. सो दिस इज द इशू बेसिकली, जो असम के लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं. हाँ जी, हाँ जी, रिपीट करता हूँ. ओके, आप ऐसे ऐसे मानो, देखो सपोज दीज आर 2 लोकेशंस, ओके, और ये सन है. अब ये रोटेट कर रहा है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. तो ये वाला पॉइंट सपोज यहाँ पे पहुंच गया, ओके, ये वाला यहाँ पहुंच गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया, मतलब थोड़ा सा आगे आ गया, ओके. तो ये वाला पॉइंट अब देखो सन को फेस कर रहा है. तो अब जैसे ही अब हमें पता है सनराइज होता है, हमें पता है सनराइज कितने बजे होता है, 5 AM, राइट. तो इस लोकेशन में क्या आ गया, 5 AM पहुंच गया.
फिर आफ्टर 1 आवर क्या होएगा, आफ्टर 1 आवर ये वाला पॉइंट इस लोकेशन पे आ जाएगा। मैंने एक सेकंड, लेट मी यूज बेटर, ये सन, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। ओके, सो आफ्टर 1 आवर व्हाट हैपेंस, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अभी सन को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे सनराइज हो गया 5 AM। ओके, यही वाला पॉइंट आफ्टर 1 आवर कहाँ पे होएगा, ये बैक साइड पे पहुंच जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सनराइज हो चुका है, वहाँ पे 6 AM हो चुका है, जब और धूप और सन इंक्रीज हो चुके हैं। पर जो ये रेड वाला पॉइंट है, अब आफ्टर 1 आवर ये सन को फेस कर रहा है, तो अब वहाँ पे 5 AM हो रहा है। ओके, गैप इनमें 15 डिग्री लगा लो। ओके, लॉन्जिट्यूड 15 डिग्री वाइज। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब इसका इसका जो टाइम साइकिल है वो डिफरेंट होएगा, बिकॉज जब वो सन को फेस कर रहा है और जैसी सन उसके ऊपर ट्रैवल कर रही है, राइट, सनराइज, नून, देन सनसेट, उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम सेट होएगा और इसका टाइम सेट अलग होएगा इस लोकेशन का। इसका हमेशा टाइम सेट क्या रहेगा, 1 आवर अहेड रहेगा, बिकॉज इसकी लोकेशन 15 डिग्री आगे है और इसकी लोकेशन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में 1 आवर पीछे रहेगा, बिकॉज इसकी लोकेशन 15 डिग्री पीछे है। आई होप ये इतना क्लियर, अभी जितना बताइए दो लोकेशंस का, इतना क्लियर। हाँ जी, अलग टाइम जोन होना चाहिए, यस। तो अब इंडिया में देखो, जो ये वाला पॉइंट है इधर अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अभी क्या है, 4 AM हुई है सुबह और अभी अंधेरा है, रात है। ओके, पर ये वाली लोकेशन ऑलरेडी सनराइज देख चुकी है, पर जो यहाँ पे बंदा खड़ा है उसके क्लॉक पे अभी भी क्या दिखा रहा है, 4 AM। धूप निकल चुकी है, पर अभी यहाँ पे क्लॉक पे 4 AM दिखा रहा है। एक्चुअल में सनराइज कब होता है, 5 बजे। तो यहाँ पे जो बंदा है उसका अलग अलग टाइम वो क्लॉक होना चाहिए जो सन के इन ट्यून सेट हो। पर हम क्या कर रहे हैं, पर हम क्या करें, इस पर्सन का जो यहाँ पे बंदा खड़ा है उसका क्लॉक किसके रिस्पेक्ट में है, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंट टाइम जोन चाहिए इंडिया के, पर हमने क्या कर रखा है, हमने एक ही टाइम जोन बना रखा है। ओके, सो दिस इज द इशू। तो बेसिकली इसको हम कॉन्सेप्ट क्या लेके आए थे, टाइम सेविंग जोन, डे लाइट सेविंग टाइम कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखो, डे लाइट टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट, डे लाइट सेविंग टाइम कर रहा है फिर। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, अब देखो इंडिया ने क्या कर रखा है, एक ही टाइम जोन, एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो यहाँ पे टाइम होएगा वही यहाँ पे टाइम होएगा, मतलब एज पर दिस मेरिडियन, एज पर दिस लोकेशन। पर जो इसकी जिस लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग टाइम क्या होना चाहिए, यहाँ पे अभी 3 AM होना चाहिए। पर जो गुजरात में बंदा है उसकी उसकी घड़ी में भी क्या टाइम दिखा रहा है, 4 AM। तो बेसिकली इंडिया में एक्चुअली यूज नहीं होता कॉन्सेप्ट, पर हम क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है डे लाइट टाइम सेविंग, इन न्यूज में बहुत रहता है फ्रीक्वेंटली। सो बेसिकली दिस इज अबाउट कि आप क्या करो समर्स के टाइम में। अब देखो समर्स में हमें पता है, समर्स में क्या होता है, सनराइज जल्दी हो जाता है, राइट। तो समर्स में क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे सनराइज हो गया, अ, अभी भी अगर सपोज 4 AM है पर यहाँ सनराइज हो चुका है 5। ओके, सनराइज हो चुका है इस लोकेशन में। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है, जो यहाँ के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका हम जैसी समर स्टार्ट होएगी, जैसे मार्च में स्टार्ट होती है समर्स, तो हम क्या करेंगे, इस रीजन के लोगों का जो क्लॉक है उसको 1 आवर अहेड कर देंगे, 1 आवर अहेड। मतलब एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे, तो 4 AM है, नहीं, एक सेकेंड, उल्टा बोल रहा हूँ मैं शायद, हाँ सॉरी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो क्लॉक है, क्लॉक एक्चुअली 4 AM है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही है, स्टैंडर्ड 4 AM है। पर जो यहाँ के लोग होंगे उनकी घड़ी में क्या शो रहेगा, 5 AM। ओके,
तो वो क्या करेंगे, अब 4 AM में, अब उनको 5 AM लग रहा है और सनराइज भी हो रहा है, तो वो टाइमली उठ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो 4 AM के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर वो इसी इसी जो जो इस लोकेशन पे जो बंदा खड़ा है उसकी घड़ी में क्या है 4 AM, तो उसी वही सेम वॉच अगर यहाँ पे रख रहा है वो 4 AM, तो क्या हो रहा है, अब जब यहाँ पे 5 AM होएगा, राइट, अगर सपोज यहाँ पे 9 AM है, तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं, हमारा डेज ऑफिस स्टार्ट होता है 9 AM, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम कम धूप होती है और 10 बजे तेज धूप होनी स्टार्ट हो जाती है। पर इस लोकेशन वाले बंदे के लिए क्या होएगा, ऑल तो उसकी वॉच में 9 AM है और उसको धूप कैसी दिख रही है 10 AM वाली, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो उसकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम उसका क्या कहते हैं, वो इंक्रीज कर देंगे, क्लॉक, उसकी जो क्लॉक है वो 1 आवर एडवांस कर देंगे। सो इससे क्या होएगा, चाहे यहाँ पे 8 बजे होंगे पर इसकी घड़ी में 9 दिखा रहेगा, राइट, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, चाहे यहाँ पे 9 बजे है तो यहाँ पे 10 बजेंगे, तो ये उस अपने, तो बेसिकली जैसे सन की मूवमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये वाली लोकेशन अपना काम करती रहेगी। क्लियर, सो दिस इज नोन एज डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट। तो ऐसे तो ऐसे कुछ कंट्रीज में यूज होता है, पर इसमें इशू क्या आता है, अब इसमें इशू क्या आता है, देखो सपोज कोई ट्रेन जा रही है, राइट, कोई ट्रेन ने इस लाइन को क्रॉस किया और यहाँ पे एंटर कर गया, तो जो ट्रेन वाले जो पैसेंजर्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उन सबको अनाउंस करना पड़ेगा कि हम अलग टाइम जोन में एंटर कर गए हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे अपनी घड़ी का 1 आवर एडवांस कर लो प्लीज़। तो ये, तो ऐसे कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल है इंडिया में, ट्रेन की मूवमेंट्स, बिकॉज अब देखो यहाँ वाला बंदा और यहाँ वाला बंदा अलग अलग टाइम जोन है, तो यहाँ पे ट्रेन की मूवमेंट्स भी उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी। सो बहुत इश्यूज आते हैं। सो दिस इज रीजन इंडिया रिफ्यूज कर रही है कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज इंडिया में वो है, एजुकेटेड पीपल नहीं है, इलिटरेट्स है, ऑलरेडी सिंपल चीज़ें कन्वे करना बड़ा मुश्किल होता है उन्हें, एंड ऐसे आफ्टर एवरी टाइम जैसे ट्रेन यहाँ से इधर आई तो 1 आवर एडवांस करना है, यहाँ से इधर गई तो 1 आवर कम करना है। अगर 5 आवर था तो 5 PM दिखा रहा था, इधर आती 4 PM दिखाना पड़ेगा। अगर इधर 6 PM दिखा रहा तो इस लाइन को क्रॉस करते 7 PM शो करेगी उसकी वॉच। तो ऐसे कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल है। सो दिस इज द रीजन वाई गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही, ऑल दो इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे, वो असम के लिए उन्होंने एक अलग सा टाइम जोन निकाला था, उसको बोलते थे चाय बगान टाइम, इसीलिए असम इज फेमस फॉर चाय ना, टी, तो चाय बगान टाइम। पर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने स्क्रैप कर दिया, इंडिया एक ही फॉलो करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर, और जैसे रशिया जैसी कंट्री है, अगर हम देखें, हम इंडिया नहीं फॉलो कर रही, पर अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें, अगर हम, तो रशिया देखो, रशिया इतना बड़ा है, इंडिया फिर भी इतना ही सही है, इंडिया का ये 30 डिग्री है, तो रशिया का ये अराउंड 100 डिग्री होएगा, तो रशिया हैज मेनी टाइम जोन्स, मतलब इट मस्ट बी हैविंग अराउंड 11। सिमिलरली यूएसए में भी बहुत सारे टाइम जोन है, कनाडा में भी, एवरी कंट्री हैज मेनी टाइम जोन्स, पर इंडिया क्या है 30 डिग्री एक्सपेंस होने के बाद भी सिर्फ एक ही फॉलो कर रहा है। सो दिस इज द रीजन बेसिकली। क्लियर, एनी डाउट इन दिस? यूएसए 5 होंगे, मतलब हमें याद नहीं करने कितने कहाँ पे कितने हैं, बस ये याद रखने कि हाँ रशिया यूएसए हैव मल्टीपल टाइम जोन्स एंड इंडिया नीड्स टू फॉलो मल्टीपल, बिकॉज इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सपैंड है 30 डिग्री है, वो डिमांड करता है, बिकॉज एक्चुअल में क्या है, इस पॉइंट और जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है और वेस्ट मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे क्या है 2 आवर्स का डिफरेंस है, पर हम अभी भी 82.5 को फॉलो कर रहे हैं। ओके, क्लियर, okay, so this is the concept. I hope latitude longitude clear आपको, any doubt in this? ये एनसीईआरटी में मेंशन है 6th की, तो पढ़ लेना।
तभी मैंने कहा था साथ साथ एनसीईआरटीज भी रीड करते रहो, बिकॉज ये जो बेसिक्स है, बिकॉज +1 +2 वाली एनसीईआरटीज में बेसिक्स नहीं होंगे, बेसिक्स आपको मिलेंगे 6 to 10th वाली एनसीईआरटीज में, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, तो प्लीज ये जरूर पढ़ना साथ साथ। इसी का ये एडवांस लेवल होगा +1 +2 जो मैं करवा रहा हूँ, ऑल्दो मैं बेसिक्स भी करवा दूंगा, डोंट वरी, पर एनसीईआरटी रीड करते ना, क्योंकि प्री में क्वेश्चन जो आएंगे ना वो इनसे आएंगे सॉरी इनसे आएंगे, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर सच थिंग्स। बिकॉज आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, वो तो मेंस में क्लियर हो ही रहे आपके, मेंस की तैयारी हो ही रही है, प्री के लिए एनसीईआरटी आपको रीड करनी पड़ेगी। ओके बाकी हाँ डोंट वरी, क्वेश्चंस तो प्री के मैं बता ही रहा हूँ, मतलब जो भी डाउट होते हैं टेस्ट वगैरह दोगे तो आई हेल्प यू आउट, डोंट वरी। ओके ओके सो नाउ हाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट बेसिक, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। एनसीईआरटी में इस नोट्स में ना इक्लिप्स के बारे में भी मेंशन होगा, तो आप खुद ही पढ़ लेना, ये यूपीएससी नहीं पूछती, जस्ट आपकी फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज, या आपको अगर स्टेट के एग्जाम्स हैं तो वहाँ आ सकते हैं, यूपीएससी नहीं पूछेगी इक्लिप्स, मतलब फेवरेट टॉपिक नहीं यूपीएससी का। ज्योग्राफी का रहा ही नहीं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है ही नहीं यूपीएससी का फेवरेट, यूपीएससी का फेवरेट है ह्यूमन ज्योग्राफी अब आजकल। ओके तभी देखना 8 क्वेश्चन आए थे और सिर्फ एक क्वेश्चन आया जियोफिजिकल बस, बाकी 7 क्वेश्चन सारे ह्यूमन ज्योग्राफी से, तो यूपीएससी ऐसा है। पर हाँ हमें पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है अगले साल इसमें से 7 आ जाए और इसमें से 1 आए। ओके स्कोरिंग मार्क्स इन फिजिकल इज मोर, मतलब इजी होता है अगर फिजिकल में स्कोर करना इजी होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन ज्योग्राफी, बिकॉज ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पता होनी चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए, करंट अफेयर अपडेटेड होना चाहिए। फिजिकल में, फिजिकल का देखो अभी तक जितना हमने किया स्टैटिक ही है, उसमें कोई अपडेट नहीं है, करंट अफेयर कोई नहीं है, पर जब ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे देखना उसमें करंट अफेयर ही करंट अफेयर है, तो इसलिए इसमें स्कोर करना मुश्किल होता है मार्क्स, इसमें स्कोर करना ईजी है फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल सारा स्टैटिक है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी डायनामिक है। नॉन ह्यूमन ज्योग्राफी का मैं बेस बना दूंगा आपका, तो आपको इजी होगा करंट अफेयर भी फॉलो करना। ओके सो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ओके ओके सो आपको एनसीईआरटी में रीड किया होगा, ये अर्थ है और अर्थ के थोड़े टिल्टेड है, मतलब ये सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ क्या रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो अर्थ जो ऑर्बिट है इसकी, राइट, उसके रिस्पेक्ट में अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, पूरा स्ट्रेट नहीं है अर्थ की एक्सिस, जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को ज्वाइन करके जो एक्सिस बन रही है वो स्ट्रेट नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ऐसी नहीं है इस लाइन के, रादर क्या है थोड़ी टिल्टेड है, तो ये क्या एंगल बना रही है 23.5 डिग्री। ओके सो ये रोटेशन, और हमें पता है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रोटेट, 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स, इतना टाइम लेता है रोटेट करने में, जिसको हम एवरेज कितना बोलते हैं 24 आवर्स। ये एग्जैक्ट फिगर पूछेगी पीसीएस वाले या एचसीएस वाले या हिमाचल का पेपर, जो भी स्टेट एग्जाम दोगे, यूपीएससी को बस 24 आवर्स से मतलब है, यूपीएससी को नहीं इतना फर्क पड़ता एग्जैक्ट फिगर से, यूपीएससी चाहती है कि आपको ब्रॉडर आइडिया हो, ना कि ये ऐसे क्या कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें पता करो। हाँ ये भी नहीं कि बिल्कुल पूरा गलत है, पता तो होना चाहिए सब कुछ, पर बेसिक, मतलब एवरेज लिख दो, अराउंड लिख दो, अप्रोक्सीमेट लिख दो यूपीएससी के साथ। अब हमें पता है सन रिवॉल्व्स अराउंड, सॉरी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, तो ये कितने टाइम में करता है 365 1/4 डेज, हमें पता है वन डे में कितने 24 आवर्स, तो ऐसे लिख लो 365 डेज 6 आवर्स। ओके पर हम 1 ईयर कैसे मानते हैं, 1 ईयर 365,
तो जो ये एडिशनल 6 आवर्स है, इसको 4 साल में ऐड कर लो, 6 + 6 + 6 + 6, 24 बन गया। तो ये क्या 1 डे बनाते हैं। तो तभी आफ्टर एवरी 4 ईयर्स हम क्या बनाते हैं, लीप ईयर। तो वो लीप ईयर क्या बेसिकली जो एडिशनल 6 आवर्स है उसको कंपनसेट करता है। क्लियर? लीप ईयर में क्या होता है, फेब 29 ऐड होता है। एनी डाउट इन दिस, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कैसे आया? ओके, नाउ वी हैव जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डे एंड नाइट। तो बेसिकली सन है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एंड उसी रिवॉल्व में अर्थ प्रेजेंट है। तो अर्थ क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अराउंड वो कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके, तो जौन सी साइड, अब देखो फिगर है, ये सन, राइट, ये सन की रेज आ रही है। तो ऑब्वियसली अगर हम सन की रेज देखें, अगर स्फेरिकल चीज देखो, उसके सामने लाइट पड़ रही है, तो हमें क्या दिखेगा, सिर्फ एक ही साइड पे सन की रेज पड़ रही है, दूसरी साइड डार्क है, राइट। आफ्टर 12 आवर्स क्या होगा, ये साइड 1, ये साइड 2। तो आफ्टर 12 आवर्स क्या होगा, साइड 2 इस साइड आ गई, साइड 1 इस साइड आ गई। तो जब जब लाइट आ रही है साइड 1 पे, तब डे टाइम, यहाँ पे नाइट टाइम। एंड फिर आफ्टर 12 आवर्स क्या होगा, ये वाली साइड सन को फेस कर रही है, तो यहाँ पे डे, यहाँ पे नाइट। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ का बेसिकली कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस क्या है, इट इंश्योर्स डे एंड नाइट एट प्लेसेस। तो जैसे, और ये जो लाइन बनी है इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये देखो, सपोज यहाँ पे सन प्रेजेंट है, तो सन की सनरेज आ रही है, तो सन की सनरेज आ रही है, तो ये 3D फिगर इमेजिन कर लो। तो सिर्फ इतना पार्ट सन सन की रेज पहुंच रही है, बाकी एरिया क्या है, डार्क। ओके, देन सिमिलरली रोटेट करके क्या होगा, ये वाली साइड सन को आएगी, तो यहाँ पे डे टाइम आ गया, यहाँ पे नाइट टाइम। क्लियर? और ये जो लाइन बन रही है इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, एनी डाउट इन दिस? एंड जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, उसका रोल बेसिकली क्या आता है, हाँ जी, सन, ये अर्थ। तो देखो, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का रोल प्ले होता है, सही कहा आपने, सीजन्स। आपने पढ़े होंगे सीजन्स, हम पढ़ते हैं। जो अगर फोर्थ ब्रॉडर कैटेगरी हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। यूजली ये 4 होते हैं। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, तो देखेंगे इंडिया के केस में एक और आता है, रेनी सीजन, इंडिया के केस में। और वैसे हम वर्ल्ड में 4 हम पढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली सीजन बेसिकली कैसे होता है, मैंने आपको पहले बताया, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस। तो देखो, जब यहाँ पे अर्थ है, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसको हम बोलते हैं पेरीहिलियन, पेरीहिलियन पोजीशन। पी से ऐसे याद कर लो, पास। और ये जो, अगर ये वाली लोकेशन है, बिकॉज एलिप्टिकल ऑर्डर है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो ये एपीहिलियन पोजीशन। तो ये फादर्स्ट पोजीशन है अर्थ की सन से, और ये नियरेस्ट पोजीशन है। ओके, तो बेसिकली अर्थ पेरिहिलियन नियरेस्ट पोजीशन पे आता है अराउंड Jan 3। तो ये अभी Jan 3 में नियरेस्ट पोजीशन पे था। और फारेस्ट पोजीशन पे आता है ये जैन के बाद 6 मंथ आते हैं, जून 21। ओके, एंड देन यहाँ पे पोजीशंस पे आते हैं जैन के बाद March 21, और ये सितंबर 23। सो नाउ दीज आर दी 4 पोजीशंस ऑफ द सन, हमने ये इमेजिन कर ली, और सॉरी अर्थ। तो जब इस पोजीशन पे है, अब देखो 4 जुलाई है। ओके,
हाँ हाँ हाँ, ये 4 जुलाई, सॉरी जुलाई 4 होता है बेसिकली। जून 21 होता है समर सोलिस्टाइस, और सोलिस्टाइस के 14 डेज बाद आता है। जैसे विंटर सोलिस्टाइस होएगा दिसंबर 21, तो उसके 2 वीक्स बाद ये पेरिलियन पोजीशन पे आता है। और इसलिए समर सोलिस्टाइस हम पढ़ेंगे जून 21, तो उसके 2 वीक्स बाद एपीलियन पोजीशन। ओके, हाँ ठीक है, ओके। तो ये पोजीशन आपको क्लियर? ओके, सो नाउ इसको ऐसे इमेजिन करो, डायग्राम से समझा देता हूँ। अब ये देखो, ये डायग्राम, अभी इसको ब्रॉडर मान लो चाहे। अब देखो, हाँ देखो अर्थ टिल्टेड है, ओके, अर्थ इज टिल्टेड, ओके, अर्थ इज टिल्टेड। अब सपोज सन है, अब देखो जब समर का टाइम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दो पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। सो नाउ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जब जून 21 है, तो उस टाइम क्या हो रहा है बेसिकली। अब देखो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो ऐसे है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का देखो कितना पार्ट आ रहा है। अगर ये इक्वेटर है, राइट, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का देखो कितना, अगर ये डिवाइडिंग लाइन है, ओके, जो इस पार्ट और इस पार्ट पे डिवाइड करता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का देखो कितना पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी एक्सिस के, राइट। और सदर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट है, जो सनरेज को फेस करे, सिर्फ इतना पार्ट। बाकी सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट देखो ये सारा डार्क है, जैसे मर्जी अर्थ रोटेट होता रहे, पर ये वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हमेशा डार्क रहेगा। तो हमें मैक्सिमम जो सनलाइट आ रही है वो कहाँ पे जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन में। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम सनलाइट जा रही है, सिर्फ हल्की सी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में। सो बेसिकली इस सिचुएशन को हम बोलते हैं समर सोलिस्टाइस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, क्लियर। और इसी को समर सोलिस्टाइस को ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे सनरेज आ रही है वहाँ पे समर होगी, तो समर सोलिस्टाइस, या फिर इसको और कैसे बोल सकते हैं इसको, या फिर और अदर वे क्या हो गया, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, कोल्ड है, तो क्या बोल सकते हैं, विंटर सोलिस्टाइस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। So these are same, summer solstice of northern hemisphere and winter solstice of southern hemisphere. Clear? Similarly, दिसंबर 22 को क्या होता है, अब देखो, अब ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, पर अब देखो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का उसका थोड़ा ही पार्ट आ रहा है सनरेज में, पर जो सदर्न हेमिस्फीयर का देखो कितना पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर का आ रहा है सनरेज में। तो यहाँ पे क्या हो गया, समर सोलिस्टाइस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या ठंड है, तो विंटर सोलिस्टाइस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बेसिकली हम यूजुअली जो कॉमन लेमन टर्म हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि जून में हम क्या समर सोलिस्टाइस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दिसंबर में जून 21, दिसंबर 21 में क्या, हाँ, विंटर सोलिस्टाइस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पर आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, रिवर्स होगा। तभी देखना आपने नोटिस करेगा, जैसे आई डोंट नो इफ यू फॉलो क्रिकेट और नॉट, बेसिकली लगा लो, टूरिज्म लगा लो, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ओके। तो जो ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म के लिए जाते हैं वो कब जाते हैं, यूजुअली दिसंबर में, राइट। पर अगर हम यूरोप वगैरह कब जाते हैं घूमने, यूजुअली समर्स के टाइम में, क्लियर। समर जब समर सोलिस्टाइस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब मार्च टू सितंबर वाले पीरियड में, क्योंकि वहां पे क्या है, उस टाइम समर्स है। अगर हम देखें मैप में, प्लीज ये ना एक ये चीज या वो कर लेना एटलस खोल के, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास में तो ऑनलाइन बड़ा मुश्किल है ये चीज बताना। एक मैप में क्या करना, वर्ल्ड मैप खोलना, पॉलिटिकल मैप, ओके। उसमें क्या करना, आप 3 लाइनें देखना, इक्वेटर वाली लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो प्लीज नोट कर लेना कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है, ओके।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है? इंडिया से भी पास करता है। और इंडिया के केस में देखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। ओके, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी कंट्री से पास करता है? तो अगर इक्वेटर है यहाँ पे 0 डिग्री, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे दिसंबर के टाइम क्या होगा? यहाँ पे दिसंबर में गर्मी है, समर्स होगी, तो इसलिए टूरिज्म के लिए हम यहाँ से इधर जाते हैं। पर इन केस ऑफ समर्स, सॉरी मार्च वाला पीरियड, मार्च जून जुलाई, तो यहाँ पे क्या समर सॉलिस्टिस है। तो यहाँ पे अब ये वाला एरिया क्या है? ओपन है, वार्म एरिया है, तो हम इंडिया से यूरोप में घूमने जाते हैं। तो देखो टूरिज्म भी कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। एक बेस्ट एग्जांपल ले लो, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी क्रिकेट खेलने। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने सिर्फ इसी टाइम क्यों जाती है? दिसंबर जाए। जस्ट रीजन क्या है? क्योंकि इस टाइम में क्या समर्स है। और इंग्लैंड में हमेशा जून में क्यों जाती है? क्योंकि जून में इंग्लैंड यहाँ पे है, तो जून में क्या होता है? यहाँ पे समर सॉलिस्टिस है, और यहाँ पे दिसंबर में समर सॉलिस्टिस है। क्लियर? ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, आई होप ये सॉलिस्टिस क्लियर हो गया। ओके, देखो यही सॉलिस, अगर आपको देखो ये चीज समझ आ गई ना सॉलिस्टिस की, और अभी एक और हम पढ़ेंगे इक्विनॉक्स। अगर ये क्लियर होगी ना, आपको पूरी क्लाइमेटोलॉजी क्लियर हो जाएगी। इसी पे ही है सब कुछ कॉन्सेप्ट। इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे, हर चीज इसी पे लिंक्ड है। ओके, सिमिलरली जब इस पोजीशन पे आता है अर्थ, तो देखो अर्थ का यहाँ पे पूरा एक फेस अर्थ का वो फेस कर रहा है। तो यहाँ पे सनडेज कह रही है हर जगह पे 90 डिग्री आ रही है, मतलब ये सर्कुलर ऑफ इल्यूमिनेशन है, सन है, तो यहाँ पे हर जगह पे 90 डिग्री आ रही है। तो तो अगर हम इक्वेटर बनाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर इक्वल सनडेज आ रही है इक्विनॉक्स पे। तो देखो यहाँ पे भी इक्वल सनडेज आ रही है हर जगह, राइट। जो इसके बैक साइड वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? डार्क होएगा, वहाँ पे नाइट है, और फ्रंट साइड जो सन को फेस करे वहाँ पे डे टाइम। तो ऐसे ही हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो मार्च 21 में होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सितंबर 23 को क्या होता है? ऑटम इक्विनॉक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बेसिकली आपको ये थोड़ा आइडिया होगा। समर्स के बाद क्या आता है? ऑटम, ऑटम के बाद विंटर, विंटर के बाद स्प्रिंग, फिर समर्स। ओके, तो समर्स अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, समर्स कब है? जून 21, समर सोलिस्टिस। ऑटम में क्या है? ऑटम में सितंबर 23 इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में। ओके, 1 सेकंड। Then we have winters with respect to northern hemisphere. तो winter solstice ये कब है? December 21. Then similarly spring equinox ये कब होता है? March 21, 21, 23 ऐसे। ओके, एंड पेरिहिलियन पोजीशन कब थी? जब विंटर्स का टाइम था। पेरिहिलियन पोजीशन ये इसके 14 डेज बाद, Jan 3। और सबसे फास्टेस्ट पोजीशन समर्स के टाइम में जून 21 के आफ्टर 2 वीक्स, जुलाई 4 या 3 जो भी है। ओके, क्लियर? और इसी का ही उल्टा होगा सदर्न हेमिस्फीयर का, इसी का उल्टा। क्लियर ये चीज? इक्विनॉक्स एंड ये चीज। ओके, सो जो ये डायग्राम है,
इसी को हम फॉर आर एक्सप्लेनेशन पर्पस, ताकि बार बार ये डायग्राम से अच्छा हम एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए हम कैसे बनाते हैं इसको। ये अर्थ है। अब देखो एक चीज नोटिस करो इस डायग्राम में, देखो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट आ रही है, तो यहाँ पे हर एरिया पे 90 डिग्रीज पे सनरेज आ रही है। ओके, तो बेसिकली इक्वेटर पे क्या आ रही है, इक्वेटर पे 90 डिग्री पे मतलब अगर हम ये एंगल बनाए तो बेसिकली डायरेक्ट सनरेज आ रही है, सॉरी नॉट 90, डायरेक्ट सनरेज आ रही है, तो इसको 90 डिग्री बोल सकते हो। पर इस केस में देखो, इस केस में इक्वेटर का है, इक्वेटर यहाँ पे है। ओके, और डायरेक्ट सनरेज कैसे आ रही है, ऐसे, तो किसी एंगल पे आ रही है इक्वेटर पे इस केस में। और इस केस में डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, तो डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। पर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ी सी इंक्लाइन पे आ रही है। ओके, तो समर सोल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है, इक्विनॉक्स पे क्या आ रही है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है। और इस केस में क्या आ रही है, डायरेक्ट सनरेज, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ओके, सो इसी को हम सेम वे से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अर्थ है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ साउथ। ओके, तो हम इसको ऐसे इमेजिन कर लो, जो अर्थ की मूवमेंट है कैसे हो रही है, सॉरी सन की मूवमेंट, इक्विनॉक्स पे सन यहाँ पे है 23 मार्च को, देन 21 मार्च को सन यहाँ पे है, देन यहाँ से कैसे जा रहा है, सन अर्थ ऐसे जा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समर सॉल्स्टिस आ रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री होगी, तो 21 मार्च में सन की रेस ऐसे 90 है। पर आफ्टर 21 जून को क्या है, समर सॉल्स्टिस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो सन की रेस क्या है, 90 डिग्री कहाँ पे आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। देन वापस सितंबर 23 सन की रेस वापस इक्वेटर पे 90 डिग्री, एंड देन विंटर सॉल्स्टिस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेस 90 डिग्री है। सो बेसिकली सन की मूवमेंट कैसे हो रही है, हम ऐसे जूम करते हैं, सन की मूवमेंट हो रही है ऐसे। ओके, तो सन की मूवमेंट विद इन दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में मूवमेंट हो रही है, और जिस जिस पॉइंट पे सन प्रेजेंट होएगा उस पॉइंट पे क्या होगा, 90 डिग्री। तो सन की मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ तक हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो सपोज 21 जून को सन इस एक्सिस पे पहुंच गया, तो हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली इस एक्सिस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड है सन, तो ये क्या होएगा, डायरेक्ट सनरेज आ रही है, सो व्हाट इज हैपनिंग, हाई हीट मींस हाई टेम्परेचर। ओके, एंड देन व्हेन सन स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस, तो ऐसे मान लो सन यहाँ पहुंच गया 21 जून को, तो जब 21 जून को, तो सन यहाँ पे ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री है, पर इस पॉइंट पे क्या है, कुछ एंगल क्रिएट कर रही है, राइट। तो यहाँ पे जो अभी देख, अब कुछ एंगल के साथ आ रही है सनरेज, तो यहाँ पे विंटर्स है और यहाँ पे समर्स, जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज, देखो कोई एक एरिया है। ओके, आप ऐसे रे ऑफ लाइट फॉल कर रहे हो। ओके, ये क्या, डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट आ रही है 90 डिग्री पे। सो अब देखो ये सिर्फ इसी एरिया पे कन्फाइंड है, तो किसी एरिया पे कन्फाइंड है, तो यहाँ पे हीट कंसनट्रेटेड रहेगी, बिकॉज स्मॉल एरिया, तो हीट कंसनट्रेटेड रहेगी इस एरिया में। बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, अब देखो जो ये सनरे से ट्रैवल कर रही है, तो देखो ये इस एरिया में स्प्रेडेड रहेगी, तो दिस इज स्प्रेडेड ओवर दिस एरिया, एंड साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग कॉज करेंगे, तो सनरेज ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे डिफ्यूज होगी। सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस लाइट इज डिफ्यूज ओवर लार्ज एरिया। सो जब लार्ज एरिया में डिफ्यूज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे हर एरिया में, अगर सपोज 50 एनर्जी के साथ आ रही थी, तो हर एरिया में 10 10 10 डिस्ट्रीब्यूट होगी,
पर इस केस में क्या है, ये 50 सिर्फ एक ही पोजीशन पे है। यहाँ पे जो 50 वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज एरिया है। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे कम हीट होगी तो यहाँ पे लेस इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, विंटर्स, और इस एरिया में समर। पर जैसे ही सन मूव करेगा, सन मूव करेगा इस पॉइंट पे आ गया, सो व्हाट इज हैपनिंग, इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होएगा और इस लोकेशन पे अब इंक्लाइंड हो गया, तो यहाँ पे अब टेम्परेचर कम हो गया और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्लियर? सो बेसिकली इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या बनाते हैं डायग्राम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो सन की मूवमेंट क्या हो रही है, इट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसको एज ए सिंप्लीफाइड, एक्चुअल में क्या है डायग्राम, ये वाला डायग्राम है, सोलर साइज वाला। क्लियर? पर फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट इन दिस? ओके अब इक्विनॉक्स वाला डायग्राम याद करो, सन था, सन की डायरेक्ट रेज आ रही है, सन की डायरेक्ट 90 डिग्री पे एंगल आ रही है, सन रेज सॉरी, इक्वेटर पे है। देखो पूरा एरिया इक्वली लिट है, पूरा एक स्फीयर, सेमीस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर, हर जगह इक्वल लाइट है। तो इन केस ऑफ इक्विनॉक्स हम बेसिकली क्या फाइंड करते हैं, हर लोकेशन, कोई भी लोकेशन आप पिक कर लो, वहां पे क्या रहता है, इक्वल, जो 24 आवर्स है वो इक्वली डिवाइडेड होता है डे एंड नाइट में। सो व्हाट वी फाइंड, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट in case of equinox. Okay, but in case of suppose summer solstice of northern hemisphere, तो what is happening in this case, 90 डिग्री पे फॉल हो रही है इस एरिया पे, सॉरी 90 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री पे फॉल हो रही है, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, यहाँ पे 90 डिग्री पे फॉल हो रही है और इस एरिया में क्या समर्स है, और sorry, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, राइट? तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का देखो मैक्सिमम पार्ट डे सनलाइट के अंडर है, राइट? सो ऐसे इमेजिन करो, ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक पहुंचने में 12 आवर्स लग रहे हैं, राइट? मतलब 6 आवर्स ये और 6 आवर्स इसकी बैक साइड, ओके, 12 आवर्स। पर नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब जो सनरेज है, ये टाइम तो है ही है 6 आवर 6, एडिशनली ये वाला टाइम भी है। तो ये वाला पॉइंट अगर, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ से मूव कर रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग ज़्यादा टाइम लेगा, 6 + 1 आवर एडिशनल लगा लो, प्लस इसके साथ एक और बैक साइड इसका 6 + 1, तो 14 आवर्स क्या मिल रहा है डे टाइम। और अंधेरा कब रहेगा, सिर्फ जब वो इस वाले पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर को ट्रैवल करेगा, सिर्फ उस टाइम डे टाइम, नाइट टाइम रहेगा, बिकॉज इस वाले एरिया में सनलाइट नहीं आ रही ना। सो बट वी आर फाइंडिंग इन केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें इन केस ऑफ समर सोल्स्टिस क्या मिल रहा है, डे टाइम हमें लॉन्ग मिल रहा है और नाइट टाइम हमें क्या मिल रहा है, शॉर्ट। तभी आपने सुना होगा कि गर्मियों में हम बोलते हैं ना कि अब दिन बड़े हो गए और रातें छोटी हो गई है, सुना होगा आपने?
तो अब रीज़न आपको समझ आ रहा है। सिमिलरली सिमिलरली सर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या विंटर्स है इस टाइम पे, तो जो एक पॉइंट है वो देखो, उस जो डे टाइम है उसको सिर्फ इतना ट्रैवल करना है और इसके बैक साइड में इतना, ओनली 2 + 2 आवर्स, 4 आवर्स लगा लो, बाकी 20 आवर्स क्या है, नाइट टाइम। और अगर आप देखो तभी तभी सर्दियों में क्या है, रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। एंड सिमिलरली इफ यू सी इसी डायग्राम में, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ओके, इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर आप देखो, जो आर्कटिक सर्कल है वो पूरा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में आ रहा है। तो वो जौन सा भी, जब भी जहाँ भी है, वो पूरा ऐसे डायग्राम में देख लो, उससे क्लियर होगा आपको। ये देखो डायग्राम, जो आर्कटिक सर्कल है, देखो इसके आसपास पूरी हर टाइम वो है डे टाइम, वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे देखो पूरे टाइम वो है, जब भी समर सोल्स्टिस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है, सो या व्हेनेवर सन इज मूविंग, समर बेसिकली कंडीशन की समर सोल्स्टिस में, तो समर सोल्स्टिस में क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो आर्कटिक सर्कल है वो पूरा सन की रेस में है। तो तभी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 6 आवर्स, सॉरी 6 मंथ्स डे लाइट, मतलब पूरे 6 महीने डे लाइट रहती है। ओके, तो रात भी होती है, रात को भी इवन एट नाइट्स सन इज विजिबल। तो ऐसे सन को हम बोलते हैं मिडनाइट सन। रात के 12 को भी, 12 बजे भी आपको सन दिखेगा, तो ऐसे ऐसे सन को हम बोलते हैं मिडनाइट सन। क्लियर? सिमिलरली अब देखो इस केस में, जब क्या हो रहा है, विंटर सोल्स्टिस है, तो अब देखो ये वाला डायग्राम देखो, अभी पूरा क्या है, अंधेरा है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसा है। तो हमें क्या मिल रहा है, आप यहाँ पे कोई भी टाइम हो पर ये हमेशा अब रोटेट करेगा, सॉरी, देखो कभी भी रोटेट करे, ये हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। यहाँ पे सन की रेज फॉलो नहीं हो रही, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 6 मंथ्स नाइट टाइम। क्लियर? 6 मंथ्स नाइट टाइम। और इसको हम बोलते हैं, हम्म, इसको विंटर्स में हम बोलते हैं बेसिकली पोलर नाइट्स। बेसिकली क्या हो रहा है, सन जो है, आपने देखा होगा, जैसे जब सनसेट होता है, तो देखा होगा आपने, सनसेट में वो क्या होता है, बेसिकली रेडिश कलर होता है। हाँ, 1 सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। हाँ जी, सॉरी, हाँ, सॉरी वो कॉल आ गई थी, सॉरी। हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो बेसिकली ऐसी नाइट्स को बोलते हैं, 6 मंथ्स जो कंटिन्यूसली नाइट्स रहती है उसको पोलर नाइट्स बोलते हैं। एंड पोलर नाइट्स के केस में क्या हो रहा है, जैसे अब आपने देखा है सनसेट के टाइम क्या होता है, रेडिश लाइन होती है। और अगर आप स्ट्रेट लाइन, यूजुअली हिली एरियाज में जाओगे तो आप देखोगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन देखोगे तो सन हमेशा होराइजन के नीचे होता है, सन दिख रहा होता है पर स्टिल ये रेडिश होता है, राइट? तो बेसिकली इन केस ऑफ पोलर नाइट्स क्या होता है, सन हमेशा में होराइजन के नीचे दिखेगा। जब भी होराइजन के ऊपर राइज करता है तो क्या होता है, सनराइज होता है। और जब होराइजन के नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं सनसेट। ओके, तो इन केस ऑफ पोलर नाइट्स क्या होता है, सन ऑलवेज अपीयर्स टू बी बिलो द होराइजन। ओके, इन केस ऑफ पोलर डेज या मिडनाइट सन, सन हमेशा होराइजन के ऊपर दिखेगा, तो इवन इवन एट नाइट्स हमें सन दिखेगा। क्लियर ये कॉन्सेप्ट, पोलर नाइट्स और ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली। एनी डाउट इन दिस? सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो, तो अगर हम जैसे हम टॉपिक ऑफ कैंसर से हम
टुवर्ड्स आर्कटिक सर्कल मूव करते रहते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इन केस ऑफ समर्स तो डे टाइम इंक्रीज होता रहता है और नाइट टाइम डिक्रीज होएगा। तो ये अगर यहाँ पे 6 मंथ्स है, ओके, 6 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली डे टाइम, तो जैसे उसके नीचे वाला एरिया होएगा वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए अंधेरा आ रहा है, फिर ऐसे उसके नीचे तो और ज़्यादा टाइम के लिए अंधेरा, राइट, ऐसे। तो तभी आप देखना कनाडा वगैरह क्या है, ऊपर नॉर्दर्न ऑब्वियसली पोलर एरियाज के पास है कनाडा वाले एरियाज, तो वहाँ पे देखना अगर आप 9 PM भी कॉल करोगे उन्हें तो कहेंगे अभी भी धूप है। बेसिकली क्या है, वहाँ पे जो डे टाइम है वो अराउंड 19-20 आवर्स का होता है। हमारे इंडिया में तो 12 आवर्स का होता है, पर गर्मियों में 14 आवर्स पहुँच जाता है, 14-15 आवर्स, राइट। तो अब आपको क्लियर हो कि क्यों कनाडा वगैरह मतलब वहाँ पे दिन होती है फिर भी वो बोल रहे थे कि हम वो कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। सी ज्योग्राफी कितनी मतलब कितनी इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी, मतलब डे टू डे टाइम से अगर लिंक करते रहे हर चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एनी डाउट इन दिस? चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक। सो बेसिकली जनरल क्या आपको याद रखना है, इक्वेटर, इक्वेटर पे हमेशा 12 आवर्स रहेगा डे एंड नाइट, ओके। तो इक्वेटर से जैसे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्कटिक सर्कल तो क्या हो रहा है, डे टाइम इंक्रीज हो रहा है, नाइट टाइम डिक्रीज हो रहा है। कब? समर्स में। और विंटर्स में क्या हो रहा है, डे टाइम डिक्रीज हो रहा है और नाइट टाइम इंक्रीज होता है, ये विंटर्स में, क्लियर, ओके। और क्या कॉन्सेप्ट था, मिडनाइट सन आपको पता चल गया एंड पोलर नाइट्स पता चल गया, ओके। ओके, सो ये बेसिक था बेसिकली जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना था, और तो चलो मैंने करा दिया। अगर ये बेसिक क्लियर हो गया तो अब आपको आगे क्लाइमेटोलॉजी अब टफ नहीं लगेगी, बहुत ईजी हो गया, बिकॉज बेसिकली हम ज्योग्राफी, हम बेसिक क्लाइमेटोलॉजी हम कैसे पढ़ते हैं, हम दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, स्पेस एंड टाइम। मतलब कोई भी एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसकी वेरिएशन कैसे है। सपोज ये डिफरेंट रीजन्स है, तो सपोज टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है स्पेस वाइज, ये अलग 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 स्पेसेस है, राइट। सो स्पेस कॉन्सेप्ट एंड टाइम कॉन्सेप्ट होता है, टाइम कॉन्सेप्ट मतलब कि अभी विंटर समर सोलिस्टिस था तब क्या टेम्परेचर है, और जब इक्विनॉक्स है तब क्या टेम्परेचर है, जब विंटर सोलिस्टिस है तब क्या टेम्परेचर है, तो टाइम के साथ वेरिएशन। सो बेसिकली वी स्टडी हाउ वेरिएशंस आर seen with respect to space and how variation is seen with respect to time. टाइम में हम क्या देते हैं, सीजन्स लेते हैं, मेनली हम क्या लेते हैं, जून एंड जुलाई, ये दो टाइम हम कंसिडर करेंगे। तभी आप देखना जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी हम हमेशा दो मैप्स पढ़ेंगे, एक मैप होएगा विद रिस्पेक्ट टू जून, एक होएगा विद रिस्पेक्ट टू जुलाई, ओके। तो बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी इस एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, स्पेस एंड टाइम कॉन्सेप्ट से। तो ये अच्छे से समझ लेना, स्पेस एंड कॉन्सेप्ट, स्पेस एंड टाइम, ये क्लियर हो गया तो फिर आपको मतलब हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, हर चीज़, ओके। किसी को कोई डाउट इन दिस टू टर्म्स स्पेस एंड टाइम? एनी डाउट इन दिस टर्म्स? ओके, बेसिकली ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आएगा, जीएस में कम आता है, तो बेसिकली टर्म होगी एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ऐसे। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की एक जनरल टर्म है, दो एस्पेक्ट में लिखना है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस एंड टाइम को हम बोलते हैं टेम्पोरल, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन,
ओके, तो आंसर को ऐसे लिखना है 2 एस्पेक्ट में। बेसिकली क्या होगा, टेम्पोरल के एस्पेक्ट में ले लो जून एंड जुलाई, सॉरी जैन एंड जुलाई, एंड फिर उसमें शो कर दो स्पेशल वेरिएशन। डोंट वरी, आगे आगे भी हम करेंगे, आपको समझ आ जाएगा फिर। ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर, अब हम, ये सारा बेसिक था, अब हम इक्लिप्स वाला टॉपिक पढ़ लेना। अब हम एक्चुअल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आई गेस एनसीईआरटी का चैप्टर 8 होएगा, चैप्टर 8 होएगा आई गेस, जो भी होगा क्लाइमेटोलॉजी वाला स्टार्ट होता है, टेम्परेचर। ओके, so basically climatology is study of atmosphere। एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सबको याद है? आई होप सबको याद है। ओके, फिर मेरे को ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अब। तो जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, आपको पता है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर कैसे पहुंचा रही। तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन है, ये प्री मॉड्यूल था उसका था हीलियम एंड हाइड्रोजन था, और अब जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर उसमें कंपोजिशन क्या है? बेसिकली व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट, लेमन टर्म में ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, विच इज इन्वेलप ऑफ गैसेस कह लो यार, या ब्लैंकेट कह लो, इन्वेलप ऑफ गैसेस बोल लो, यस। So it is an envelope of gases which is surrounding the earth and which is held uh, by the force of gravity। because gravity नहीं है तो ये सारी गैस मतलब it will be stripped off, right? So it is a blank envelope of gases। so in case of gases, so what all gases are present? तो basically बोलते हैं composition of atmosphere। तो presently composition of atmosphere क्या है? मैक्सिमम जो गैस प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ओके, ये प्रेजेंट है अराउंड 78%, 78% है, पर फॉर HCS PCS एग्जैक्ट 78.08, स्टेट एग्जाम के लिए यूपीएससी 78 पे खुश है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21% फॉर यूपीएससी, एग्जैक्ट है 20.95, ओके। देन वी हैव आर्गन, आर्गन गैस 0.93%। देन सिमिलरली सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, krypton, then we have methane, xenon, हाइड्रोजन। बेसिकली प्री में क्वेश्चन क्या आ सकता है, इनको सिक्वेंशियली अरेंज करो, तो हाईएस्ट क्या है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, ये तीन याद करो, वैसे भी याद हो जाते हैं फिर बाकी तो, ओके। शायद हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, इतना है। क्लियर? क्लियर अबाउट दिस थिंग? एनी डाउट इन दिस? तो अब हम इंडिविजुअली, एनसीईआरटी में मेंशन है तो इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस देख लेते हैं गैसेस की, ओके। तो जो नाइट्रोजन गैस है, फर्स्ट गैस नाइट्रोजन, बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली इट इज़ वेरी केमिकली इनएक्टिव, मतलब ये 78% प्रेजेंट है, बट स्टिल इट इट डजंट रिएक्ट विद एनीवन। जैसे आपने देखा होगा, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें हवा होती है, तो बेसिकली वो हवा क्या होती है? बेसिकली नाइट्रोजन गैस होती है,
ओके, तो नाइट्रोजन गैस बेसिकली केमिकली इनएक्टिव है, वो किसी का इंटरेक्ट वो एक्ट नहीं करती, तो तभी हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन का यही है बेसिकली। देन ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस हमें पता क्या है, लाइफ लाइफ गिविंग गैस है, बिकॉज ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन वी ह्यूमंस एनिमल्स कांट सर्वाइव। तो इसकी वन ऑफ द सिग्निफिकेंस क्या है, लाइफ गिविंग गैस। देन और दैट इज डिफरेंट थिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल। मतलब हाँ, कह सकते हो कि ऐसे तो मतलब थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फर्टिलाइजर क्रिएट कर रहे हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर, और फिर वो प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, पर वो बेसिकली वो डिफरेंट चीज़ आ गई। हम बेसिकली अभी बस बात करें नाइट्रोजन गैस के बारे में। ऐसे तो फिर हम आ, वो जो आप कह रहे हो वो कह रहे हो सम डिफरेंट स्टेट में। अभी हम सिर्फ नाइट्रोजन की बात करें, जो आप कह रहे हो नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन वगैरह के साथ, तो ऐसी स्टेट में अवेलेबल है, नाइट्रेट स्टेट वगैरह में। ओके, या NO2। तो देन दे बिकम क्वाइट हार्मफुल, देन तो दे बिकम ग्रीन हाउस गैस। जैसे इससे नाइट्रोक्साइड से क्या बन रहा है, एसिड रेन बन रहा है। देन नाइट्रेट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करो, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं जो एनवायरनमेंट में बोलोगे। ओके, स्मॉग्स बनते हैं। अभी हम सिर्फ बात करें सिर्फ सिंपल गैस नाइट्रोजन, N2। ओके, तो N2 के इनर्ट गैस है, वो केमिकली इनएक्टिव है। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के रोल्स क्या है, लाइफ गिविंग गैस। देन आपको पता है ऑक्सीजन कंबशन के लिए होता है, मतलब अगर आपको फायर फायर लगानी है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कंबशन बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फायर कंटिन्यूस। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है बेसिकली, कहीं जगह आग लगी है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर से क्या करते हैं बेसिकली, हम ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, जो ये वाला एरिया है, तो ये बेसिकली ऑक्सीजन का सोर्स खत्म कर देता है। तो जब ऑक्सीजन कट ऑफ होगी तो ये दिस दिस समथिंग हाउ होम या whatever it is burning, its combustion stops। तो फायर एक्सटिंग्विशर का ये रोल होता है बेसिकली। तो बेसिकली ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर, तो कंबशन प्रोसेस बोलते हैं हम उसे केमिस्ट्री में। देन लास्टली ऑक्सीजन का रोल हमने अभी पढ़ा था रिसेंटली, क्या था, एनीवन, जियोमॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था एक रोल इसका, इंपॉर्टेंस। सोचो सोचो कहाँ पे पढ़ा था ऑक्सीजन। आई विल गिव यू अ हिंट, ऑक्सीडेशन। ये सही कहा आपने, केमिकल वेदरिंग। तो अब आपको सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन पता है। ओके, सिमिलरली वी हैव वाटर वेपर। बेसिकली वाटर वेपर होता है गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो वाटर वेपर बेसिकली इसका क्या रोल है, सिग्निफिकेंस हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है, बेसिकली वाटर, बेसिकली इसका रोल क्या है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म्स। तो जैसे हम आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साइक्लोन्स, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है हम वो पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे जब तक वो ओशन पे मूव कर रहा है, तो ओशन से क्या हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो जब तक ओशन पे मूव करे तो वाटर का सप्लाई है, राइट। तो तब तक क्या इस साइक्लोन में क्या एनर्जी है, इट इज इफेक्टिव, पावरफुल। पर द मोमेंट अगर ये लैंड पे एंटर कर जाए तो यहाँ से वाटर का सोर्स कट ऑफ हो गया, बिकॉज लैंड पे वाटर नहीं है, तो इसकी एनर्जी वीक हो जाती है, एंड इट डिसिपेट्स। डिसिपेट्स मतलब खत्म हो गया। डोंट वरी, हम पढ़ेंगे साइक्लोन डिटेल में। सो बेसिकली इट इज अ सप्लायर ऑफ एनर्जी टू एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म्स। देन सेकेंड इसका रोल है, इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन। बेसिकली क्या होता है,
क्लाउड कैसे बनती है? कंडेंसेशन प्रोसेस से। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, सो व्हाट इज हैपनिंग, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, तो उनके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं, ये वाटर वेपर, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। फिर क्लाउड्स क्या करती है? रेन कॉज करती है। तो वाटर वेपर का अलग नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज क्लाउड फॉर्मेशन। एंड सिमिलरली इट इज अ important role at temperature regulator. तो अभी हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हीट बजट। हीट बजट ऑफ अर्थ के बेसिकली जो अर्थ है, अर्थ पे जितनी सनरेज आ रही है, ओके, सनरेज आ रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट 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 प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड देन वही हीट फिर हम वापस रेडिएट बैक कर देते हैं। तो जितनी इनकमिंग सनरेज है, सोलर रेडिएशन, उतनी आउटगोइंग है। सो दिस इज इक्वल। तो बेसिकली जो हीट, जो सनरेज आ रही है, उन सनरेज को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ चाहिए। तो वो सनरेज कौन एब्जॉर्ब करता है? वाटर वेपर, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। सो बेसिकली ये गैसेस क्या कर रही है? दे डोंट लेट अर्थ टू गेट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो बेसिकली यार अर्थ का टेम्परेचर सेम रहता है। सो बेसिकली इट प्लेज अ रोल ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटर। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वाटर वेपर हो गया। देन नेक्स्ट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? बेसिकली इसका मेन सिग्निफिकेंस है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, क्या रोल है? फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, basically it is also life giving. Yes, humidity depends on water vapor. वो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन में हमने लिख लिया। सेपरेट लिखना तो लिख सकते हो, ह्यूमिडिटी वो लिख सकते हो, ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन वाटर वेपर। बेसिकली क्या होता है, ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होती है तभी क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो वो हम जब क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, ऐसे तो फिर एक और लिंक कर सकते हो, ह्यूमिडिटी या फिर वेपोरेशन भी। अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो इस एरिया में क्या है, इवेपोरेशन नहीं होती। तभी देखना, जब भी बारिश का मौसम होता है ड्यूरिंग मानसून, जो जुलाई अगस्त वाला पीरियड होता है, तो उस टाइम हमारी बॉडी का चिपचिपा फील करती है, हमें चिपचिपापन फील होता है, हमें पसीने आ रहे होते हैं, पर वो पसीने इवेपोरेट नहीं होते, हमारी बॉडी पे ही रहते हैं, तो हमें चिपचिपा फील होता है। आपने नोटिस किया होगा ये चीज़, क्योंकि गर्मी तो देखो यहाँ भी है, पर गर्मी मार्च में भी है, पर मार्च वाली गर्मी इतनी चुभती नहीं है, क्योंकि जो वाटर वेपर है, जो वाटर है, जो पसीना आ रहा है, वो सारा इवेपोरेट हो जाता है। पर इन केस ऑफ मानसून जो जब बारिश हुई होती है तो तब चिपचिपा फील होता है। वो बेसिकली क्या होता है, जब मार्च का पीरियड है वो बिल्कुल, जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई है, तो कोई वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर वेपर फिलअप हो रहा है। पर इन केस ऑफ मानसून क्या होता है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मीन्स बेसिकली वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी प्रेजेंट, तो जो एटमॉस्फेयर उसके और कैपेसिटी नहीं है वाटर वेपर लेने की, तो हमारी बॉडी में जो पसीना आ रहा है तो वो इवेपोरेट ही नहीं होता, हमारी बॉडी पे रहता है, तभी चिपचिपापन फील होता है। ओके, क्लियर? ओके, सो नाउ वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली रोल कहाँ पे आ रहा है? इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। बेसिकली जो प्लांट्स है वो CO2 एब्सॉर्ब करती है, तभी वो फूड प्रोड्यूस करती है। यस, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक कुछ और होती है डेफिनेशन, पर हाँ इसी से लिंक्ड है। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ये और ऐड कर देना बस। ओके, photosynthesis of plants goes, okay, photosynthesis of plants के लिए significant है कार्बन डाइऑक्साइड। then we have
ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। देन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको याद हो मैंने कहा था केमिकल वेदरिंग में कार्बोनेशन, राइट, कार्स लैंडफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आई होप ये तो क्लियर है आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेसिकली, देखो नॉर्मल हीट बजट क्या है, सनरेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, ये अगर अर्थ है। हाँ जी, पर केस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कुछ गैसेस का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती है, इन्वायरमेंट में बताऊंगा, उनमें वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस CO2, बाकी मीथेन, देन NO2, ये सब होती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो क्या हो रहा है, इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे अलाउ देम टू पास थ्रू। पर जब अर्थ एब्सॉर्ब कर रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग, जो ये वाली सनरेज आ रही है, तो सनरेज कौन सी आ रही है, दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी, ये वेव्स आ रही है। पर जब ये अर्थ एब्सॉर्ब कर रहा है, तो अर्थ क्या कर रहा है, इस रेस को एब्सॉर्ब कर रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो नाउ अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या हो रहा है, अब अब सपोज हमारी बॉडी में कोई हीट है, तो ऑब्वियसली वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। तो अर्थ जनरेट्स इट्स ओन रेडिएशन, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ओके, नॉर्मल प्रोसेस में कहते हैं ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस सन को चले जाती है स्पेस में। पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट इज हैपनिंग, ये सनरेज वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ पे। तो व्हाट इज हैपनिंग, जो ये सनरेज है ये ट्रैप होगी अर्थ के सरफेस पे। सो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे हीट ट्रैप होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए क्या हो रहा है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो दिस इज अ रीजन, अब ग्लोबली क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर। जो ये वापस आ रही है इसको हम बोलते हैं काउंटर रेडिएशन। जो ये वाली इसको बोलते हैं इंसोलेशन, इंसोलेशन बोलो या फिर इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसकी वैल्यू देख लेना, 2 ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर मिनट ऐसी कुछ होती है, पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। एनसीईआरटी में मेंशन है 2 ग्राम या 1.96 ऐसी है, तो ये वैल्यू याद कर लेना। तो इनकम मतलब इन सो सोलाशन, तो इसको मर्ज कर दिया इंसोलेशन। ओके, तो इंसोलेशन बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। फिर जो अर्थ ने एब्सॉर्ब की फिर रेडिएट की, उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसको हम इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूवी रेस। इंसोलेशन होती है यूवी रेस, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है इंफ्रारेड, और फिर रिफ्लेक्ट होकर काउंटर रेडिएशन। ओके, तो अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या था, माइक्रोवेव, यहाँ पे क्या थी इंफ्रारेड, फिर यहाँ पे लाइट, देन यहाँ पे यूवी रेस, फिर एक्स रेस, गामा रेस। तो जो सन रेज है वो कहाँ थी, यूवी रेस में, और जो रिफ्लेक्टेड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो कौन सी है, इंफ्रारेड कैटेगरी में। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, जो नाइट क्लासेस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी भी रेडिएट करती है इंफ्रारेड। तो नाइट क्लासेस कहती है इन इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट करती है। ओके, आई होप ये क्लियर कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, फोटोसिंथेसिस, केमिकल वेदरिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। एनी डाउट इन दिस? सिमिलरली वी हैव अनदर गैस, ओजोन। तो ओजोन का क्या रोल है, बेसिकली ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका रोल है जो यूवी रेस आ रही है, तो यूवी रेस को एब्सॉर्ब कर लेती है। बेसिकली जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है वो बेसिकली हार्मफुल होती है हम ह्यूमंस के लिए। तो अगर ये रेस अर्थ तक पहुंच जाए, तो ये हमारी बॉडी पे कैंसर कॉज कर सकती है, देन प्लांट्स को डैमेज कर सकती है, देन ऑल्सो इट कैन कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स वगैरह है
आइस है वो सब मेल्ट होंगे, तो ग्लेशियर आइस मेल्ट हो रहा है तो वाटर इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो सी लेवल है वो इंक्रीज होएगा, तो ये सब हो सकता है। सी लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इरोशन इंक्रीज हो जाएगी कोस्टल एरियाज में। हाँ जी, वो मैं अभी बताऊंगा, वो अभी मुझे भी नहीं पता कहाँ पे ओजोन। ओके, अभी बस हम ओजोन की सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। तो तो ओजोन बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूवी रेज को एब्सॉर्ब करता है। बेसिकली यूवी रेज के टाइप्स, यूवी रेज के में होते हैं डिफरेंट टाइप्स, ए बी एंड एक और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, इन्वायरमेंट में डिटेल में पढ़ते हो। तो ये क्या करता है, ए और ए को टाइप को एब्सॉर्ब करता है, यूवी बी को अलाउ करता है अर्थ पे पहुंचने में। तो यूवी बी जो है वो इतनी हार्मफुल नहीं होती हमारे लिए, पर अदरवाइज यूवी जो यूवी आ रही है वो क्या आ रही है, ए बी और ए को टाइप होता है, उनका मिक्सचर आ रहा है, तो ए और थर्ड टाइप को एब्सॉर्ब कर लेता है और सिर्फ बी को अलाउ करता है ओजोन लेयर। तो आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है ओजोन डिप्लीशन की, बिकॉज ऑफ आर ह्यूमन एक्टिविटीज की हो रही है। जो ओजोन लेयर है, सपोज ये ओजोन लेयर है, कॉन्टिन्यूस लेयर है, पर अब क्या हमारी बेवकूफ़ी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में होल क्रिएट हो रहा है, और होल इज बीइंग क्रिएटेड, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सनरेज डायरेक्टली वहां से इंटर कर रही है ओजोन होल। तो ये फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे डिटेल में। ओके, ओजोन होल कैसे बनता है, मतलब आपने शायद अगर सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन इसका नेक्स्ट वर्जन था किगाली अमेंडमेंट। इसके रिलेटेड मैंने शायद एक डॉक्यूमेंट भी भेजा था, किगाली अमेंडमेंट, 2-3 दिन पहले, है ना। ये आपने टर्म सुनी होगी, नहीं सुनी तो डोंट वरी, इन्वायरमेंट में सुनोगे। ओके, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या, कि जो ओजोन होल डिप्लीट हो रही है, जो क्रिएट हो रहा है ओजोन होल, तो उसको वापस रिस्टोर करना। तो ये हमारा एम है, और ये एक ऐसी एग्रीमेंट है, इसकी सक्सेस, कि ये यूनिवर्सली रेटिफाइड एग्रीमेंट है, कि मतलब यूजली कहते हैं कोई भी एग्रीमेंट आता है, प्रोटोकॉल आता है, तो कुछ कंट्रीज ही साइन करती है, पर ये वाली जो एग्रीमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वर्ल्ड की हर कंट्री ने इसको साइन किया और रेटिफाई किया और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, ये सक्सेस है बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ओके, देन और क्या हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, देन वी हैव पर्टिकुलेट मैटर। इसलिए व्हाट आर पर्टिकुलेट मैटर, इसको हम एक और टर्म यूज करते हैं, एरोसोल्स। मैंने कहा था ना कि जो कंडेंसेशन, जो वाटर वेपर है वो किसी पार्टिकल्स के अराउंड कंडेंस होती है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो बेसिकली वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। सो बेसिकली दिस इंक्लूड्स बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, जैसे सॉल्ट्स हो गए, राइट, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, देन जो वॉल्केनिक एशेज होती है, तो ये सब, क्या होते हैं, पर्टिकुलर मैटर्स। तो बेसिकली व्हाट आर एरोसोल्स, एरोसोल्स आर पर्टिकुलर मैटर which can be either solid or liquid। ओके, किसी भी स्टेट में हो सकती है। सो दीज आर बेसिकली एरोसोल्स। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी एमिट कर रही है कुछ गैसेस, साथ साथ वो कुछ स्मोक पार्टिकल्स भी एमिट करती है, ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो वो भी क्या है, पर्टिकुलेट मैटर है। ओके, जैसे आपने देखा जो पुरानी गाड़ी होती है उसमें से काला धुआं निकल रहा होता है, जो नई गाड़ी उसमें से काला धुआं नहीं निकल रहा होता। तो काला धुआं अगर मुंह पे लग जाए तो क्या, छोटी छोटी मिट्टी होती है वो, बेसिकली वो क्या, पर्टिकुलेट मैटर। तो वो बेसिकली अगर ये मैटर हवा में सस्पेंडेड रहे तो क्या होता है, पोल्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस। जैसे आपने अगर देखो पोल्यूशन, कभी आप लेक गए हो तो लेक की एंट्री पे ये बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है कुछ गैसेस, तो एक पर्टिकुलर पीएम भी लिखा होता है, पीएम 10, देन पीएम 2.5 ऐसे, कभी नोटिस किया। तो बेसिकली वो बता रहा होता है कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, तो बेसिकली ये बहुत छोटे नैनो साइज के होते हैं, तो अगर हम इनको इनहेल कर लें तो हमें कैंसर एंड ऑदर हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह। एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो बेसिकली इनका सिग्निफिकेंस क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हेल्प करते हैं ये, एंड देन सेकंड सिग्निफिकेंस इज हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ये इनका रोल है। जैसे हम पर्टिकुलर मैटर हम देखेंगे मॉनसून के केस में,
ये मॉनसून को इफेक्ट कर रहे हैं, वो देखेंगे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। आई होप ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आपको पता है और ये भी पता है, राइट? ओके, तो आपको बेसिकली कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पता चल गया, गैसेस कौन कौन सी है, एंड हर गैस का आपको थोड़ा थोड़ा सा बेसिक इंपॉर्टेंस पता चल गई, राइट? तो ये नोट्स में मेंशन है, एक्सप्लेन भी कर दिया। नाउ एटमॉस्फेयर का सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये टिंडल इफेक्ट इज आल्सो मतलब इसी का ही पार्ट होता है गैस। हाँ मतलब टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब। ओके ओके, सो नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की मतलब एटमॉस्फेयर है कैसा, पहले भी आपको थोड़ा, तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है क्या, हम बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ओके, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एक चीज याद रखना, जो प्रेशर है, अगर हम सरफेस से सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होता रहता है। ओके, ऐसा कुछ है वैल्यूज, जैसे सरफेस पे हमें मीन सी लेवल पे हमें क्या मिलती है वैल्यू, 1013 मेगा मिली बार बोलते हैं, जो ऐसा यूनिट है प्रेशर का, मिली बार है, बार होता है बेसिकली मिली बार, तो इसको 1 बार भी बोलते हैं। ओके, और जैसे हम ऊपर राइज करते रहते हैं हाइट पे, प्रेशर डिक्रीज होता रहता है। तभी आपने नोटिस किया होगा, प्रेशर बेसिकली क्या होता है, एक एरिया है। ओके, अब एक एरिया में आप एक यूनिट एरिया ले लो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो अब उसके ऊपर एक गैसेस प्रेजेंट है, राइट? तो हर गैस का कोई वेट होएगा, तो वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ओके, यस, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली जो वेट है वो क्या, फोर्स ही है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, प्रेशर। तो जैसे हम ऊपर राइज करते रहते हैं, फोर्स कम होती रहती है, तो प्रेशर भी कम होता रहता है। तभी आप देखना हिली एरियाज में, अगर आप हिली एरियाज में जाओगे तो आपने देख नोटिस किया होगा, आपकी किन लोगों को नोज ब्लीडिंग होती है, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट्स, एंड ऑल्सो और क्या होता है, जैसे हमारी जो चीक्स है रेड रेड होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर जो हिल एरियाज में रहते हैं, अगर आप लद्दाख वगैरह एरियाज में जाओ, या जो हिमाचली होते हैं उनकी देखना मेरी चीक्स रेड रहती है, कभी नोटिस किया वो आपने? तो बेसिकली वो रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर इम्बैलेंस। इसीलिए अगर हम सी लेवल पे है, सी लेवल पे जैसे चंडीगढ़ में है, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है। ओके, तो अब देखो, अभी हमारी स्किन की लेयर है सपोज, तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर आ रहा है, एंड साथ साथ आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो यहाँ पे क्या बैलेंस मेंटेन हुआ हुआ है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, पर अब देखो, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर तो सेम है, हम जब ऊपर हिल एरियाज में जा रहे हैं, हम अभी हम यहाँ पे खड़े थे, हिल एरियाज में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो प्रेशर कम हो गया, तो क्या होएगा, जो ये वाला प्रेशर था ये कम हो गया, पर ब्लड का प्रेशर अभी भी ज़्यादा है। सो व्हाट हैपेंस, जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज रीजन कि क्यों यहाँ पे क्यों नोज ब्लीडिंग हो रही है बेसिकली, क्योंकि अब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है। सो व्हाट हैपेंस, हमारी स्किन पे क्रैक आता है, स्किन गेट्स रप्चर्ड, और ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है वहाँ से, तो तभी नोज ब्लीडिंग हो रही है। ओके, नोज ब्लीडिंग, चीक्स वाला मैं आपको बाद में बताता हूँ कि रेड चीक्स की होती है, पर नोज ब्लीडिंग आपको समझ आ गया नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ब्लड का प्रेशर तो उतना ही है, पर बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पे 100 प्रेशर है, यहाँ पे 50 हो गया, तो इसकी वजह से क्या है कि ये वाली स्किन को रप्चर करना स्टार्ट करेगा और नोज ब्लीडिंग स्टार्ट्स। ओके, सिमिलरली व्हाट हैपेंस, एज वी बेसिकली हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिल रहा है, राइट? जो प्लांट्स मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लो एरियाज पे, तो जैसे हम हाइट पे ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है। ओके, तो अभी तो हम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारी हमारी बॉडी नॉर्मल है। ओके, सो अभी नॉर्मल हो रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है।
तो ये अटैच होके ब्लड हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है, ओके। बट व्हाट हैपेंस व्हेन जैसे हम हाइट पे राइज करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। देखो ये आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर आवर सर्वाइवल। तो क्या होता है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो अब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे आती है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब वो होता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच्ड होकर फिर ब्लड में फ्लो करता है। पर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया पर हीमोग्लोबिन इतना उतना ही है। सो व्हाट हैपेंस, वो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी स्किन रेडिश दिखना स्टार्ट हो जाती है, ओके। सो बेसिकली दैट शोज की लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, जो रेडिश स्किन होती है, ये रीजन होता है बेसिकली। क्लियर? एनी डाउट इन दिस कि नोज ब्लीडिंग कैसे हो रहा है? ये बेसिकली आपकी जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, नोज ब्लीडिंग कैसे हो रहा है एंड देन रेडिश स्किन कैसे है। तो आप देखो जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, ये इन्वायरमेंट में पढ़ोगे डिटेल में, हमारी जो बॉडी के फिजिकल फीचर्स होते हैं वो क्लाइमेट से लिंक्ड होते हैं। मतलब अभी नहीं बता रहा मैं, पर रीजंस होते हैं, जैसे जो हिली एरियाज के जो लोग होते हैं उनके लिम्स शॉर्ट होते हैं। लिम्स मीन हाथ और पाँव, वो शॉर्ट होते हैं। और जो प्लेन एरियाज वाले होते हैं उनके लिम्स वो टॉल होते हैं और ये शॉर्ट होते हैं। देन उनकी आइज डिफरेंट होती है हिली एरियाज की। तो मतलब हर चीज, हर फिजिकल कैरेक्टर ऑफ आवर बॉडी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सम फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेट और लोकेशन और समथिंग लाइक दैट। तो मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग, जो हम रेसिस्ट बनते हैं ना, वी शुड कॉल देम चीनी चिंकी आंखें बंद होगी वो सब, दैट्स रेसिस्ट। वो रेसिस्ट के हम उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो दैट इज अ बैड एटीट्यूड। उनकी गलती नहीं है, नेचर, इट इज अ नेचर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। इन्वायरमेंट में पढ़ोगे आप इसे, ओके। तो ये हो गया, हम स्ट्रक्चर कर रहे थे। आई गेस टाइम हो गया, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप? जैसे आप बोलोगे वैसे करना, या कल